हेलो गाइस, हेलो। वेलकम बैक टू लीगल लेंस। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, है ना? तो अपन बढ़ते हैं अकाउंट्स में आगे। अभी तक आपने कंसेप्ट्स कुछ पढ़े, है ना? एंड अब हम वो कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? ऑल्सो जो हमारा मॉड्यूल है उसके जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? तो हम उन नोट्स में से भी पढ़ने वाले हैं अभी। तो जितना पार्ट हमने पढ़ा है उतना पार्ट हम कंप्लीट करेंगे नोट्स में, तो हमारा नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्लास में अपन जितने वहां तक के इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस जो भी मॉड्यूल में है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा प्रोसेस चलने वाला है। तो इससे हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जो हमारे मॉड्यूल में नहीं दी हुई है, ओके? तो वो चीजें मैं क्या करूंगी, पहले तो अपन मॉड्यूल में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा एज वाली, एंड उसमें वो चीजें कंप्लीट कर लेंगे, ओके? तो ये हम करने वाले हैं। पहले ना मैं फटाफट से एक मिनट जरा अ, न, 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 अपना जो सी एस सी टी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5, इसको मैं यहाँ पे जरा प्रोसेस कर लूँ डॉक्यूमेंट को यहाँ पे। ओके, तो हम पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद हम लोग अपनी बुक पढ़ेंगे, है ना? जो हमारी मॉड्यूल है उसको रीड करेंगे, एंड देन विल गो फॉरवर्ड अबाउट ऑन दैट, ठीक है? तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहले जो दो क्वेश्चंस जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट समझा था आज तक, अभी तक का, उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है? इसमें लिखा है कि स्टॉक है आपका 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख, ठीक है? ये कौन सा स्टॉक हुआ? जो मैंने बताया था पहले दिन, फाइनेंशियल स्टार्ट होने के पहले दिन जो स्टॉक दिख रहा है, वो कौन सा स्टॉक है? वो है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? फिर परचेसेस दिख रही हैं, ये भी ठीक है। वेजेस दिख रहे हैं, मैंने क्या बताया था, वेजेस आपको देखना पड़ेगा कि वेजेस है कि सैलरी है। सैलरी इनडायरेक्ट में आती है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? जहां पे भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे बैलेंस शीट पूरा बनाना है, फाइनेंशियल पूरे बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, हमेशा ये देखो कि वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ के बिलोंग करते हैं, वहां पे लिख लो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है? सेल्स ठीक है, हमारे ट्रेडिंग में जाती है। रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने रिटर्न बाहर किया, मतलब परचेस रिटर्न हुआ। क्या हुआ? ये हो गया परचेज रिटर्न, है ना? तो ये भी आ जाएगा। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, ये भी आ जाएगा। कैरेज इनवर्ड ठीक है, वो भी आ जाएगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब कि हमने सेल करी थी, किसी ने हमको वापस रिटर्न कर दिया, तो ये सेल रिटर्न हो गया, तो ये भी आ जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? वहीं पे कैरेज आउटवर्ड जो होता है, ठीक है? 1 सेकेंड, हाँ, कैरेज आउटवर्ड्स जो होता है ना, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दोनों आपको दिख रहे हैं, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड को आप डायरेक्ट एक्सपेंस में लेके जाओगे, कैरेज आउटवर्ड को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाओगे। इसमें ही चेंज है, फ्रेट इनवर्ड हो फ्रेट आउटवर्ड हो, इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड हो रिटर्न आउटवर्ड हो, तो सेल रिटर्न सेल परचेज रिटर्न हो जाता है, ठीक है? कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है ऑन 31 मार्च 2 लाख का है, ठीक है? इन्होंने खुद ही बता दिया क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का है। ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्रीज। तो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता दूंगी कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज कैसे पास होती है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन में बनाने से पहले हम बनाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस, ठीक है? एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है? यहाँ पे हमने दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये भी सही हो गया। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है? ये हमारा क्रेडिट साइड होता है और ये हमारा
डेबिट साइड। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता है लेजर अकाउंट की। तो ट्रायल बैलेंस ऐसे ही बनता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले खुद याद करो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में? सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक पहले दिन का। तो हम क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखते हैं? सबसे उसके नीचे ही क्या लिखेंगे हम? परचेसेस। टू परचेसेस। और परचेसेस सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसमें से हम जो है रिटर्न आउटवर्ड को माइनस भी तो करेंगे। नेट परचेसेस चाहिए हमें। ठीक है, ये यहाँ पे हो गई। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? क्या आता है हमारा सबसे पहले? सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहले सेल्स। सेल्स सिर्फ ये नहीं, ग्रॉस सेल्स नहीं, हमें नेट सेल्स चाहिए, तो हम रिटर्न इनवर्ड को यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद लास्ट चीज हमारी क्या आती है? पांच चीज जो इंपॉर्टेंट है, क्या आती है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये पांच चीजें हमको यहाँ पे लिखनी है। चलो एक एक करके फिल करते हैं। पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारी? है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए वैल्यू है। हमारा परचेज, चलो ये हम लिख लिया, इसको टिक कर देते हैं। परचेज हमारी है 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख की परचेजेस है ना? ये भी लिख लिया। अब हमारा रिटर्न आउटवर्ड कितने का है? रिटर्न आउटवर्ड है 80,000 का, तो 80,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद सेल्स हमारी कितनी है? सेल्स हमारी है 15,50,000 की। ठीक है, तो 15,50,000 डाल दिया। रिटर्न इनवर्ड इसमें से माइनस करेंगे 50,000 का, तो माइनस कर दो यहाँ से 50,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने लिखना लिखना है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके पहले क्लोजिंग स्टॉक एक बार लिख लो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बचेंगे सारे एक्सपेंस डाल देना। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 2 लाख का, 2 लाख यहाँ लिख दो। आ गया। उसके बाद एक एक करके एक्सपेंस मानो। वेजेस हमारा 50,000 का है, फ्रेट इनवर्ड 5,000 का है, और कैरेज इनवर्ड 10,000 के। तीन हमारे एक्सपेंसेस है। तो पहला तो हमारा एक्सपेंस है वेजेस का, विच इज 50,000, है ना? एक सेकेंड। फिर हमारा है फ्रेट इनवर्ड, which is 5,000, and carriage inward जो कि हमारा है 10,000, है ना? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर लो। 10 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9,20,000। एक मिनट। ठीक है ना? और सेल्स हमारी हो जाएगी 15 लाख की। ओके, ये हो गया हमारा दोनों साइड का। अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सबसे पहले यहाँ का टोटल कर लो। इस साइड का टोटल कितना है? 15 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 17 लाख का टोटल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का टोटल देख लो, यहाँ का टोटल कितना है? तो 9,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000। ठीक है, 10,10,85,000 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे 17 लाख आ रहा है, तो माइनस करेंगे 17 लाख के लिए। तो हमारा जीपी इस साइड जो कमी आ रही है कितने की आ रही है? 6,15,000 की। तो मतलब हमारा ये क्या हो गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कहाँ ट्रांसफर होता है? ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे टोटल भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ टोटल हमारा आएगा 17 लाख का। ठीक है, यहाँ हमारा टोटल आएगा 17 लाख। ठीक है, क्योंकि इस साइड 17 लाख था, इस साइड कम था, इस साइड 10,85,000 था। तो हमने उसको 17 लाख से माइनस किया, और जो हमारा अमाउंट आया वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सो कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हो वैसे तो एग्जाम्स में। एंड
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कैलकुलेशन ढंग से करिए, कैलकुलेशन ढंग से, थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ हुआ बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी आपकी, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्रीज मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि एंट्रीज ही पास करनी है जो क्लोजिंग एंट्रीज है, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्रीज पास करनी है, इस साइड की एंट्री एक साथ पास कर दो, इस साइड की एंट्री एक साथ पास कर दो, ठीक है। इस साइड हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना। तो यहाँ की जब एंट्री पास करेंगे तो सब कुछ हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करें, डेबिट साइड लिखा है ना सारा। तो हम यहाँ पे डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक हमारा? ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? ओपनिंग स्टॉक है हमारा इतने का, क्या बोलते हैं, 1 लाख। टू परचेसेस, कितने हमारे परचेसेस? परचेसेस हमारे 9,20,000 के, ठीक है। टू वेजेस, वेजेस हमारे थे 50,000 के, ओके। उसके बाद टू फ्रेट इनवर्ड, वो हमारा था 5,000 का। और टू कैरेज इनवर्ड, ये हमारा था 10,000 का। ये सारा इस साइड के मटेरियल सारे लिखते हैं, ओपनिंग, परचेज और तीनों एक्सपेंसेस हमने लिख दिए। ग्रॉस प्रॉफिट अभी नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L ट्रांसफर करते हैं। अरे, एक सेकेंड, टोटल कर लें इनका। 1 लाख, अच्छा अभी तो किया था अपन ने, 10,85,000 समथिंग आया था ना। 9,20,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, यस 10,85,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,85,000। ये हमारी पहली एंट्री होगी। दूसरा, अब यहाँ जो लिखा है उसको डाल दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे साथ? सेल्स लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक की अलग एंट्री भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्रेडिट करना है ना हमको ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ पे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने की सेल्स थी हमारी? 15 लाख की। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, है ना। एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना हो गया ये हमारा? ये हमारा था 2 लाख का, ओके। लास्ट हमारा सब कुछ लिख लिया हमने, बचा सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री ऐसे होती है, ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री ऐसे होती है। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया 6,15,000 का हमारा खत्म, खत्म। ये हो गई हमारी क्लोजिंग एंट्री, सारी सब कुछ क्लोज हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में जाके, ठीक है। सब हमारा क्लोज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट होती है यहाँ पे, और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इसमें एंट्रीज नहीं करनी, इसमें हमको सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो कर लो भाई, क्योंकि ऐसी ही प्रैक्टिस हो पाएगी, नहीं तो अकाउंट से प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी। और मैं पूरे टाइम आपको बैठा के प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 2 मिनट रुकिएगा ना। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़े।
क्वेश्चन में लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, कैश परचेसेस दी है, क्रेडिट परचेसेस दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है, परचेसेस है। रिटर्न इनवर्ड आ रहा है, तो हमने सेल किया था, तो ये क्या है, हमारा सेल्स रिटर्न है। ठीक है, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा क्या है, सेल्स। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो आउटवर्ड जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, परचेज रिटर्न, है ना। फ्रेट इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज लिखा है। अब समझना, जो वर्ड पहला लिखा जाएगा उसको आप मान लोगे। अगर यहाँ पे सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते। ये लिखा है वेजेस एंड सैलरी, तो उसको आप क्या मानोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक 1.5 लाख दिया है। क्लोजिंग स्टॉक पे लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक वॉज 88,000 एट कॉस्ट, बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू वॉज 84,000। तो इसका हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। उसके पहले जो जो हमको आता है वो हम लिख लेते हैं, है ना। जो जो हमें आ रहा है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या पता है कि सबसे पहले तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं। उसके बाद हम परचेसेस लिखते हैं। इसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारा परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो परचेस रिटर्न माइनस कर दिए। यहाँ पे फिर हम सारे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले सेल्स लिखेंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड जो भी है उसको हम माइनस करेंगे। एंड फिर हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं बाय क्लोजिंग। ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो परचेज हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख पे यहाँ पे पहले टिक लगा दो और यहाँ पे लिख दो 1.5 लाख। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा परचेसेस, तो परचेसेस 9 लाख और 1,50,000, टोटल कितना हुआ, 10.5 लाख हुआ, है ना। 10,50,000 हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,50,000। उसके बाद हमारा आता है रिटर्न आउटवर्ड, परचेस रिटर्न है हमारा 10,000, ये लिख लिया, ये दोनों लिख लिया। ठीक है, तो 10,000 का हमारा परचेस रिटर्न है, तो यहाँ से 10,000 माइनस कर दो, कितना बच गया, 10,40,000। ओके, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस बाद में लिखेंगे, पहले सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स हमारी है 11 लाख प्लस 1,60,000, तो कितना हो गया ये, 12,60,000 हो गया, है ना। उसमें से क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स लिखनी। रिटर्न इनवर्ड है हमारा 20,000 का, मतलब 20,000 का सेल रिटर्न किया गया है, तो ये कितना हो गया, 12,40,000 हो गया। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड भी गया। उसके बाद हमारे पास कितने एक्सपेंसेस है, 3 एक्सपेंसेस है। फ्रेट इनवर्ड 3,000 का, कैरेज इनवर्ड 3,000 का, वेजेस एंड सैलरी हमारी 4,000 की। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नोट कर लेते हैं। मच्छर बहुत है यार, मच्छर काट रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और हमारा वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, तो ये हमारी 3,000, सॉरी, ठीक है, ये हमारी 3,000, ये हमारी 3,000 और ये हमारी 4,000। लास्ट बच रहा है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक समझिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए जब यहाँ पे दो वैल्यू दिखिए, एक कॉस्ट, एक रियलाइजेबल या मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा एक प्रूडेंस कंसेप्ट लगता है। ठीक है, प्रूडेंस कंसेप्ट लगता है, जो कि बोलता है, क्या बोलता है प्रूडेंस कंसेप्ट, ये बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही होती है,
whichever is less, ये लिख के रखना प्रूडेंस कंसेप्ट कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लेस। अब यहाँ पे कॉस्ट कितनी 88,000 की है, नेट रियलाइजेबल में 84,000 की, विचएवर इज लेस इन दोनों में से कम कौन है, 84,000 है। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या मानेंगे, 84,000 का क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। ठीक है, क्लियर बात है, क्लियर बात है। चल जीपी निकाले, टोटल कर लो यहाँ का 12,40,000 प्लस 80,000, ये हो गया 13,20,000 का इस साइड का। ठीक है, अब डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 10,40,000 प्लस 3,000 3,000 6,000 हुआ, प्लस 4,000 10,000 हो गए, तो यह हो गया 12,00,000 और माइनस करेंगे 13,20,000 से। कुछ तो गलत हुआ है, एक मिनट ना। एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ गलती हुई है, मुझे लगता है क्वेश्चन में। सॉरी, मैंने यहाँ पे 80,000 प्लस कर लिया, मुझे 84,000 प्लस करना है, तो ये 12,40,000 प्लस 84,000 है, 13,24,000 होगा। और यहाँ का माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,24,000 का। ठीक है, तो ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर होगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम इसको। क्या समझ में आया, ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक समझ में नहीं है तो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमको बुक से पढ़ना है मॉड्यूल से पहले। क्या इतनी बात समझ में आ गई, प्रूडेंस कंसेप्ट समझ में आ गई, जब कॉस्ट भी दी है क्लोजिंग स्टॉक की और एनआरवी भी दी है, तो जो भी उन दोनों में से कम होगा वो हमको क्या करना, उसको स्टॉक मान के चलना, उसको स्टॉक की वैल्यू मान के चलनी है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं फटाफट से, हमारा जो बुक है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है, एटलीस्ट है ना, अभी तक का कुछ मिस तो नहीं हुआ है। तो हम फटाफट फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रोसेस बताई गई है कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स of the financial accounting process, which involves the preparation of summary of accounts with a view to determine net profit from trading activities, profit profit made or loss incurred for a given period, and financial position of the business in terms of assets and liabilities as on the last date of the given period। क्या मतलब है, क्यों बना रहे हैं कि हमको पहले तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज से मतलब सेल परचेज से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखना है, कितना प्रॉफिट या लॉस इनकर हुआ है साल भर में सारे एक्सपेंसेस लेने के बाद, और तीसरी चीज ये है कि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो जाननी है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज है, क्या हम वायबल बिजनेस है कि नहीं, क्या हम सॉल्वेंट बिजनेस है कि नहीं, क्या हमारी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है एसेट्स बहुत कम है, या हमारी एसेट्स बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज बहुत कम है। तो क्या है, क्या है, वो कैसे पता चलेगा, ये अकाउंट्स बनाने से। तो फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम देख रहे हैं वो हम देखते हैं। पहला तो आपका ये ट्रायल बैलेंस जो रहता है, हमने ट्रायल बैलेंस तक देखा था कि ट्रायल बैलेंस पहले बनता है, तो ट्रायल बैलेंस से दो चीजें निकलती है, एक तो इनकम स्टेटमेंट निकलता है, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट निकलता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, उससे हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, हमेशा यही होता है, ट्रायल बैलेंस तक हम रुक गए थे ना अकाउंट्स बनाते तक, ट्रायल बैलेंस के बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ना। ट्रायल बैलेंस के बाद ये होता है फाइनल अकाउंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। तो फाइनल ट्रायल बैलेंस में पहले इनकम स्टेटमेंट बनता है,
फिर पोजीशन स्टेटमेंट बनता है। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमारी इनकम निकलती है, और पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट हमें पोजीशन बताता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम वायबल बिजनेस है, क्या हम सॉल्वेंट बिजनेस है, क्या हम इंसॉल्वेंसी की ओर तो नहीं जा रहे हैं, क्या हम सही जगह पे खड़े हैं कि नहीं। तो हमारा पोजीशन स्टेटमेंट कौन बना रहा है? बैलेंस शीट बता रहा है। For the purpose of determining the profit and loss, a statement known as trading and profit and loss account, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, वो बनता है, जहाँ पे हम सारे आइटम को एक्सपेंसेस या लॉसेस बताते हैं, इनकम्स एंड गेन्स दिखाते हैं, एंड अकरिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये हमको पता है। बैलेंस शीट पर अपन क्या शो करते हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, ये तीन चीजें हम शो करते हैं। ओके, उसके बाद हाँ, ये सबको मिला के क्या बन रहा है? फाइनल अकाउंट। नाउ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बिजनेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, उससे हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बता दे कि क्या क्या किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट्स आर ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड एक्सपेंसेस आर लॉसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंडिंग। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये लिखा है, थ्योरी लिखी है, अपन तो अपना प्रैक्टिकल चल रहा है। हमको ऑलरेडी पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है ना। हमको ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा माथा बच्ची नहीं, सारे एक्सपेंसेस डाल दो, कुछ इनकम्स अगर इनडायरेक्ट है वो डाल दो, एंड नेट प्रॉफिट निकालो। ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा अपन ने समझ लिया कि कैसे होता है ना। अब बात आती है मैचिंग प्रिंसिपल की। मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस साल का रेवेन्यू है, ठीक है, उस रेवेन्यू के हिसाब से जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, वो उसी साल ही हमें चार्ज करने हैं, उसी साल ही रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस साल का एक्सपेंस है, इस साल के रेवेन्यू के ऊपर हम उसको नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में दिखा रहे हैं, तब वो मैच नहीं करेगा रेवेन्यू एक्सपेंस। तो हमको रेवेन्यू जिस साल का, उसी साल के एक्सपेंसेस उसी साल में ही दिखाने हैं। इसमें हमने तीन कंसेप्ट पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड अक्रूड, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या था? येट टू बी पेड। अक्रूड क्या था? येट टू बी रिसीव्ड। प्रीपेड क्या था? पेड इन एडवांस, है ना। ये तीन कंसेप्ट हमने पढ़े थे। यहाँ पे आप वही तीन कंसेप्ट पढ़ोगे। रिकॉग्निशन ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के बारे में बात हो रही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात हो रही है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे तीन चीजें आ रही है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एबनॉर्मल लॉस अगर होता है, सच एज लॉसेस बाय फायर थेफ्ट, मस्ट बी एक्सपेंस इन द पीरियड इन अकर। जिस टाइम पे लॉस होता है उसी टाइम पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, इवन दो डीज डू नॉट डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू रेवेन्यू जनरेशन। भले वो उस साल के रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा, या जो भी है नहीं होगा, बट जिस साल वो लॉस इनकर हुआ है, थेफ्ट से, फायर से, एक्सीडेंट से, तो हम उसी साल उसको दिखाएंगे। Okay. Accounting entry patterns year end adjustment. Entries are made to be adjusted for account outstanding items and prepaid items. अब ये पूरी चीज मैं चाहती हूँ कि आप खुद रीड करो। आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया कुछ जो मैंने नहीं पढ़ाया है, देन लेट मी नो, बट यू हैव टू डू दिस। पुश योर सेल्फ टू रीड इट। मैं हर चीज स्पून फीड नहीं करा सकती ना, कुछ चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, कि रेवेन्यू जो अर्न हुआ है उसी के एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, इनकर जो हुए हैं हम उसको एक साथ लिखेंगे, तो टू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा उस साल का। इसी को बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, और मैं आपको तीन हेड बता चुकी हूँ इसके। तो यहाँ पे हमारा मैचिंग प्रिंसिपल भी खत्म होता है। प्लीज इसको पढ़िएगा, मैचिंग प्रिंसिपल, है ना। फिर आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट समझा, जहाँ पे ओपनिंग, परचेज और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक है। या तो ये ना गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और यहाँ पे ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, ये गलत लिखा है, इसको सही कर लेना नोट्स में। अगर नोट्स है आपके पास, वैसे शायद मॉड्यूल में ठीक ही लिखा होगा ये, है ना। ये नोट्स में गलत हो गया। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में पांच हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे नीचे कुछ ट्रेडिंग अकाउंट के दिए हुए हैं। इन फॉर्मूलाज को स्किप मत, मतलब स्किप अभी के लिए कर लीजिए, इसको अपन आखिर में लेंगे। आखिर में मतलब कि या बैलेंस शीट समझ लें, उसके बाद इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जो मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरा प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन क्या होगा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस दिया है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना।
स्पेसिमेन दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं उनके हेड वाइज, है ना। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप देख सकते हो कि आपको कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में देके जाने, कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाने। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी तो हमारी क्लियर थी बुक के हिसाब से भी, इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट भी हम फटाफट से समझते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जहां पे हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को लेके जाते हैं बिजनेस का, उस डेट पे क्या है, उस डेट पे क्या है, उस डेट पे। साल भर का नहीं देखते हम कि साल भर में हमने ये एक्सपेंसेस किए थे, ये इनकम्स की थी, वो हम सब इनकम स्टेटमेंट में लेके जा चुके हैं। हमको पोजीशन बनानी है कि आज के डेट की पोजीशन क्या है, तो बैलेंस शीट आज के डेट पे बनती है। इनकम स्टेटमेंट पूरे साल भर का बनता है, समझ में आया। बैलेंस शीट आज की डेट पे 31 मार्च की डेट पे बैलेंस शीट बनती है, जो कि लास्ट डेट होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एंड जो साल भर का है, साल भर में क्या इनकम की है, क्या एक्सपेंसेस की है, जो साल भर की चीजें हैं, वो कहाँ जाती है, इनकम स्टेटमेंट में जाती है। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस की? ठीक है। It is prepared from the real accounts and personal accounts of trial balances. Debit balance of real account or personal account represents assets. अच्छा, ये यहाँ पे छोड़ दो। क्या हो रहा है ना, ये आपको थोड़ा सा अलग वे में बता रहे हैं, मैं आपको कुछ अलग वे में बताऊंगी, है ना। चलो, बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट के साथ साथ उसके आइटम समझते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इस साइड जो हमारा राइट हैंड साइड है, आई थिंक राइट नहीं लेफ्ट साइड होगा ना, क्या बोलेंगे इसको, राइट साइड बोलेंगे, लेफ्ट साइड बोलेंगे? ऑन द राइट हैंड साइड एसेट आ रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड, हाँ ठीक है। तो हमारे राइट साइड पे क्या आता है, एसेट आ रहा है, और लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज आती है। ये हमारा टी शेप बैलेंस शीट होती है। हमने कंपनी अकाउंट्स में हॉरिजॉन्टल पढ़ी थी, ठीक है, ऐसे पढ़ी थी। यहाँ पे टी शेप आती है, टी शेप, ठीक है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप्स में चलती है, पार्टनरशिप में चलती है, बट ये कंपनी अकाउंट्स में ही चलती है। कंपनी अकाउंट्स में एज पर कंपनीज एक्ट हमको बनाना पड़ता है, एज पर कंपनीज एक्ट, ओके। शेड्यूल जो है हमारा 3 उसके हिसाब से। यहाँ पे चलो एसेट साइड पहले देखते हैं कि एसेट साइज क्या क्या आता है। पहले तो हमारे आते हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स होंगे ये दो। फिर आते हैं हमारे करंट एसेट्स, फिर आते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। तो हमारा एक तो फिक्स एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट में हमारा तो गुडविल आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। यही टर्म्स में याद रखना, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और गुडविल सबसे ऊपर लिख देना। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स और गुडविल सबसे ऊपर लिख देना, सबसे बेस्ट बनेगा। इन्वेस्टमेंट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स डाल देंगे, हमारे जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स है वो हो गए। ये हमारा हो गया नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया हमारे, स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, डेटर्स माइनस प्रोविजंस, है ना, लेस प्रोविजंस, डेटर लेस प्रोविजंस। प्रोविजन बनाया ना बेड डेट्स के कुछ, तो वो प्रोविजंस माइनस हो जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, समझ में आ रहा है। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमेशा क्या कर देना, क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड लिख देना, एंड प्रीपेड और अक्रूड को हमेशा एसेट साइड लिख देना, ठीक है। कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, मैं आपको उसको लर्न नहीं करा सकती, मैं पहले यही बोल सकती हूँ, पहले नॉन करंट एसेट्स लिख दो, फिर करंट एसेट्स लिख दो, ठीक है। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो हमने बना के रखे हैं बट कुछ है नहीं वो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो कि कंपनी बनाने के पहले के एक्सपेंस हमने किए हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं, उनको हम जैसे तैसे करके खत्म करते हैं। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ रहा है, तो वो भी हमारा फिक्टिशियस एसेट बन जाता है। ऐसे एसेट जो है नहीं, जिसका अपना लिक्विडिटी कर सकते हो ना, वो आपको कोई बेनिफिट देने वाले, ठीक है, वो सिर्फ एक एक्सपेंस टाइप के हैं, बट वो एसेट की जगह पे, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस है, तो वो एसेट जगह पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो हो गए हमारे फिक्टिशियस एसेट्स। ये हमारा एसेट का साइड कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा लाइबिलिटीज का साइड, जहां पे हम बता रहे हैं पहले कैपिटल अकाउंट, फिर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर हमारी करंट लाइबिलिटीज, 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहली आती कैपिटल। सब हमने कंपनीज में भी जब कंपनी अकाउंट्स देखे थे, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल आती है, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज, है ना, वैसे। कैपिटल में हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, तो हमारा कैपिटल आ जाता है। जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा कैपिटल क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारा लोन आ रहा है एक तो,
और डिबेंचर्स हमने कोई इशू किए हैं तो वो आ जाता है। इशू किए मतलब कि डिबेंचर्स हमने हाँ दिए हैं किसी को तो वो आ जाता है। करंट लाइबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर आ गया, बिल्स पेबल आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपको बताई थी वो आ गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो आ गई, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है शॉर्ट टर्म वाला है ना तो वो यहाँ पे डालेंगे। लॉन्ग टर्म में नहीं डालते क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो क्या ये लाइबिलिटी साइड समझ में आ गई? कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट एंड करंट, पहले नॉन करंट आती है फिर करंट आती है, दोनों साइड में ही। क्या आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया? बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया कि बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट के ऊपर लिख देना बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, और यहाँ पे जो भी XYZ कंपनी है उसका नाम आ जाता है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट। और हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होता है फॉर्मूला बैलेंस शीट का। हमेशा ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो एसेट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट, वेस्टिंग एसेट्स, माइन, फिक्टिशियस, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ये अलग अलग एसेट्स के प्रकार दिए हैं। पढ़ लेते हैं। फिक्स एसेट्स वो हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए डाले हुए हैं। एग्जाम्पल्स प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, टैंजिबल हो इंटेंजिबल हो, दोनों ही एसेट्स माने जाते हैं फिक्स। करंट या फ्लोटिंग एसेट जैसे कि स्टॉक हमारा फ्लोटिंग हो गया है ना, जो चेंज होता जा रहा है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब कि डेटर्स हमारे हो गए है ना। बैलेंसेस एट बैंक, ये हो गया हमारा। लिक्विड एसेट्स जो कि तुरंत ही हम लिक्विडिटी कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अभी बेचा अभी पैसा आ गया, अभी बेचा अभी पैसा आ गया, वो होते हैं लिक्विड एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स are those fixed assets which have fixed content like coal in a coal mine. ठीक है, the value of the asset goes down as the contents are taken out. When the minerals have been taken out totally, the mine becomes useless. मतलब कोल माइन हमारा अभी के लिए एसेट है, बट जैसे जैसे उसमें से हम कोल निकालते जाएंगे वो माइन खदान जो है वो खत्म होती जाएगी, तो उसको बोलेंगे वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, ऐसे एसेट्स जो कि यूज करते करते खत्म होने वाले हैं, है ना। इंटेंजिबल एसेट्स आपको ऑलरेडी पता है, गुडविल हो गया है ना, जो इंटेंजिबल एसेट है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है बट वो एसेट है हमारे लिए। ठीक है, सो ये हो गया। एक फिक्टिशियस एसेट्स मैं आपको बता दी ऑलरेडी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, यूजलेस ट्रेडमार्क्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, लॉस जो हो रहा है कंपनी को, वो सारे फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाते हैं। ये सारे एसेट्स हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म, करंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइबिलिटीज जो अभी लाइबिलिटी तो नहीं है बट कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जहां पे वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हमारी लाइबिलिटी आए, ये भी हो सकता है हम जीत जाए हमारी लाइबिलिटी ना बने, दोनों चीज हो सकती है। तो इट इज कंटेंजेंट टू द इवेंट, जब ऑर्डर आएगा कोर्ट का है ना, तो वो अभी के लिए हमारी कंटेंजेंट लाइबिलिटी दिखेगी है ना, जब तक वो कोर्ट केस जो है फाइनलाइज नहीं होता है। जैसे ही वो इवेंट होता है, फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग सूट, जो मैंने आपको बताया कोर्ट केस। बिल्स डिस्काउंटेड विद अ बैंक, बैंक में बिल डिस्काउंट किया हुआ है हमने है ना, और हमें पता है कि अगर वो पेमेंट हो गई है ना, पेमेंट हो गई तो ठीक है, कोई लाइबिलिटी नहीं, अगर नहीं हुई तो लाइबिलिटी हमारी हो जाएगी, तो हमारी कंटेंजेंट लाइबिलिटी हुई। ओके, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड लेजर बनाते हो, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दिखाते हो। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताती है, और ये सर्टन करता है फाइनेंशियल पोजीशन का ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे बैलेंस ऑफ ऑल टाइप्स आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, सारे। यहाँ पे सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट्स आते हैं बैलेंस शीट में। ओके, अच्छा, ये डिफरेंसेस आप पढ़ लेना है ना, क्योंकि ऐसा कुछ सच ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे आपको समझानी, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ ऑलरेडी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से समझाते जा रही हूँ हर एक कंसेप्ट को, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए कि इसमें ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या होता है। ऑलरेडी सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि किस किस साइड पे क्या होता है। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंसेस जाते हैं, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन बताता है उस डेट तक की, है ना, ये हमको ऑलरेडी पता है।
तो इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता और कुछ आपको नीड होगी। बैलेंस शीट भी हमने यहाँ तक समझ ली, फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, सब जगह पे फॉर्मेट सबके दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको बस लर्न करना पड़ेगा, वो आप प्रैक्टिस करते साथ ही आपको आने लगेगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। वैसे तो सारे टी फॉर्मेट्स में बन रहे हैं, यहाँ पे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, है ना। तो ऑलरेडी हमें ये सब चीजें क्लियर्ड है कि क्या क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, जितने मॉड्यूल में दिए हैं जो मैं एक्स्ट्रा निकाल के लेके आ सकती हूँ आपके लिए, वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा सेकेंड पार्ट है एडजस्टिंग एंट्रीज का, जो कि बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज दी हुई है यहाँ पे टू वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स में, है ना। तो ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज को मेक करके देखेंगे, समझेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे, सारी एंट्री समझेंगे एक एक करके। ठीक है, बहुत सारी है। मैं कोशिश करूंगी कि एक लंबी क्लास लेके एक ही में सारी एडजस्टिंग एंट्री सारी करवा दूं, है ना। आई विल ट्राई दैट, एंड देन अपन एडजस्टिंग एंट्रीज वाले जो क्वेश्चंस है वो उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, उसके बाद एक एक्स्ट्रा एज की क्लास है कि जहाँ पे आप जो बचे हुए चीजें हैं, जो फॉर्मूलेज बचे हैं, फॉर्मूलेज कैसे यूज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की फॉर्मूलेज है मोस्टली, तो वो हम कैसे यूज करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस है, तो वो अपन सॉल्व कर लेंगे, एंड देन विल बी डन विद दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक दो क्वेश्चन आने के। अभी जो जून का अटेम्प्ट हुआ था इसमें से शायद सिर्फ एक आध ही क्वेश्चन आया है, एक दो क्वेश्चन आए हैं, उससे ज्यादा नहीं है, ज्यादातर पार्टनरशिप से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम पार्टनरशिप उसके बाद स्टार्ट करने वाले इस वाले के बाद। एंड क्या बोलते हैं, इस पे अपन को अभी थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है अक्टूबर टाइम में वो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लें। पर पार्टनरशिप भी अपन उतनी ही अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।